नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन में F-16 फाइटर जेट्स की। काफी चर्चा है आजकल। और एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि क्या ये पश्चिमी टैंकों के बाद अब अमेरिकी लड़ाकू विमानों का भी कब्रिस्तान बन रहा है? हाँ, हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और लेख हैं, तो आज हम इन्हीं में गोता लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जमीनी हकीकत क्या है। तो सबसे पहले ये F-16 यूक्रेन को मिले कब और किन देशों से, और इनका मकसद क्या था असल में? हाँ, तो ये विमान यूक्रेन पहुंचना शुरू हुए अगस्त 2024 से, और देने वाले देश थे नीदरलैंड्स, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे। ये देश आगे आए। अच्छा। और ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट था। हाँ, सोवियत वाले मिग से अब सीधा पश्चिमी जेट्स पर। बिल्कुल, पुराने मिग की जगह ये मॉडर्न पश्चिमी फाइटर जेट्स, और इनमें अब देखिए एडवांस्ड मिसाइलें हैं। जैसे AIM-9 है, AIM-120 है, क्रूज वेपन्स भी ले जा सकते हैं ये। तो इनका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि यूक्रेन की जो हवाई सुरक्षा है, एयर डिफेंस, वो मजबूत हो और वो रूसी हमलों का बेहतर जवाब दे पाए। हाँ बिल्कुल, डिफेंस और अटैक दोनों क्षमताएं बढ़ानी थी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो नुकसान की हैं। कितने विमानों का नुकसान हुआ है अब तक? क्या कुछ जानकारी है इस पर? हाँ, ये चिंता की बात तो है। देखिए, जून 29, 2025 तक अगर हम देखें तो कम से कम 4 F-16 विमान खोने की पुष्टि हुई है। 4 विमान? हाँ, 4। और पहला नुकसान तो काफी जल्दी हो गया था, अगस्त 2024 में ही। ओह, या ना आते ही? लगभग 26 अगस्त को। इसमें पायलट ओलेक्सी मेस, उनका कोड नेम मूनफिश था, वो शहीद हो गए। अच्छा। और ये तब हुआ जब रूस ने एक बहुत बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। 200 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन दागे थे। बाप रे। हाँ, और उस दौरान पायलट मेस ने अकेले ही 3 क्रूज मिसाइलों और एक ड्रोन को मार गिराया था, पर उनका जेट क्रैश हो गया। तो कारण क्या था? दुश्मन का हमला या कुछ और? यूक्रेन अभी भी जांच कर रहा है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उस समय कहा था कि तकनीकी खराबी हो सकती है या फिर फ्रेंडली फायर की भी आशंका जताई थी। फ्रेंडली फायर भी? अच्छा। हाँ, युद्ध में ऐसी दुखद घटनाएं हो जाती हैं, और इसके बाद भी नुकसान हुए। और भी हुए? हाँ, अप्रैल 2025 में एक और पायलट, पावलो इवानोव, मारे गए। रूस ने कहा कि उन्होंने मार गिराया। फिर मई 2025 में एक और F-16 क्रैश हुआ, लेकिन उसमें पायलट सुरक्षित निकल गए। चलिए, कम से कम पायलट बच गए। हाँ, और फिर जून 29, 2025 को जब रूस ने एक और बहुत बड़ा हमला किया इस बार, तो 500 से ज्यादा ड्रोन और 60 मिसाइलें थी। उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्सिम उस्त्यामेंको ने अकेले 7 हवाई खतरों को इंटरसेप्ट किया, पर उनका जेट भी हिट हो गया और वो भी मारे गए। ये तो वाकई दिखाता है कि कितने खतरनाक हालात में ये पायलट उड़ान भर रहे हैं। बिल्कुल, असाधारण दबाव है। तो ये 4 विमान, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता? क्या रूस खास तौर पर इन्हें निशाना बना रहा है? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। रूस ने शुरू से ही कहा था कि ये F-16 उनके लिए बड़ा खतरा है। हाँ, वो तो है। और वो इन्हें नष्ट करने पर पूरा जोर लगा रहे हैं। आपको याद होगा, एक रूसी तेल कंपनी है फोर्स, उसने तो इनाम भी रखा था। इनाम? कैसा इनाम? उन्होंने कहा था कि जो भी सैनिक F-16 गिराएगा उसे करीब $1.95 लाख, यानी लगभग 1.5 करोड़ रूबल दिए जाएंगे। 1.5 करोड़ रूबल? हाँ, तो ये दिखाता है कि रूस के लिए ये सिर्फ एक सैन्य टारगेट नहीं है, ये एक तरह से प्रोपेगेंडा जीत भी है उनके लिए, हर गिराए गए F-16 के साथ। लेकिन क्या यूक्रेन के लिए भी इन विमानों का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कतें आ रही हैं? ऑपरेशनल लेवल पे? हाँ बिल्कुल, कई चुनौतियां हैं उनके सामने। जैसे? देखिए, पहली बात तो संख्या की है। अभी उनके पास जो ऑपरेशनल F-16 है वो बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 16 से 20 के आसपास। बस इतने? हाँ, ऑपरेशनल। जबकि रूस के पास Su-30, Su-35 जैसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड और बड़ी संख्या में विमान है। ऊपर से उनके पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं। वो तो है। दूसरी बड़ी चुनौती है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की। ये बहुत जरूरी बात है। अच्छा, वो क्या है? कई यूक्रेनी F-16 में जो शुरुआती बैच में आए, उनमें लिंक 16 जैसे महत्वपूर्ण डेटा लिंक सिस्टम की कमी बताई जा रही है। लिंक 16 ये क्या करता है? ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम है। इससे विमान आपस में और जमीन पर कंट्रोल सेंटर्स से रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकते हैं। कौन कहाँ है, दुश्मन कहाँ है, सब पता चलता है।
तो ये तो बहुत जरूरी हुआ। हाँ, इससे तालमेल और सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। इसके बिना F-16 अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। तो ये कमी है उनमें? कुछ विमानों में बताई जा रही है। और तीसरी चुनौती है ट्रेनिंग की। पायलटों और ग्राउंड क्रू को सोवियत सिस्टम से एकदम नए नेटो स्टैंडर्ड वाले प्लेटफॉर्म पर लाना, वो भी युद्ध के बीच में, ये आसान नहीं है। इसमें समय लगता है। हाँ, ये तो है। ये तो काफी गंभीर दिक्कतें हैं, खासकर जब सामने रूस जैसी बड़ी ताकत हो। तो इन सब चुनौतियों और नुकसानों को देखते हुए क्या वो दावा सही है कि यूक्रेन F-16 का कब्रिस्तान बन रहा है? इसमें कितना दम है? देखिए, कब्रिस्तान कहना शायद थोड़ी अतिशोक्ति होगी। अच्छा। हाँ, नुकसान हुए हैं, ये सच है, और हर नुकसान दुखद है। पायलटों की जान गई है, ये गंभीर बात है, लेकिन पूरी तस्वीर भी देखनी होगी। पश्चिमी देश लगातार रिप्लेसमेंट विमान भेज रहे हैं, और यूक्रेन का प्लान तो ये है कि 2025 में उनके पास 100 से ज्यादा F-16 हो। हालांकि ये बात सही है कि अभी उनमें से कितने पूरी तरह ऑपरेशनल है, ये साफ नहीं है। 100 से ज्यादा का प्लान है? हाँ, प्लान तो यही है। और जैसा कि यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता कर्नल यूरी इनहात, उन्होंने भी कहा था कि देखिए, युद्ध है, इसमें नुकसान तो होंगे ही, ये दुर्भाग्यपूर्ण है पर अपेक्षित है। ये भी एक नजरिया है। तो हाँ, खतरा बड़ा है, चुनौतियां हैं, पर स्थिति को कब्रिस्तान कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी। ठीक है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या इन नुकसानों और चुनौतियों के बावजूद ये F-16 कुछ असर डाल पाए हैं? क्या ये प्रभावी साबित हुए हैं? हाँ, बिल्कुल असर तो डाला है इन्होंने। किस तरह का? खासकर रूसी क्रूज मिसाइलों और ड्रोनों को रोकने में। जैसे हमने बात की अगस्त 2024 और जून 2025 के बड़े हमलों की। हाँ। उन हमलों के दौरान इन F-16 ने कई मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया। इनके रडार बेहतर हैं, ये ज्यादा मिसाइलें ले जा सकते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएं भी पुराने सोवियत जेट से कहीं अच्छी हैं। तो ये ज्यादा कारगर है पुराने विमानों से। अकेले 7 टारगेट्स को मार गिराना, ये कमाल की बात है। हाँ, वो तो है। और ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ विमानों की लड़ाई नहीं है ना। रूस क्या कर रहा है, वो मिसाइल हमले, ड्रोन हमले और साथ में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब दुष्प्रचार, सब का मिला जुला इस्तेमाल कर रहा है। तो हर गिराए गए F-16 को वो ऐसे पेश करते हैं जैसे नाटो का समर्थन फेल हो गया। अच्छा। पुतिन की सेना के लिए ये एक प्रतीकात्मक जीत होती है। अच्छा। लेकिन जो सैन्य विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि अगर यूक्रेन को सही सपोर्ट मिले, मतलब और ज्यादा मदद मिले, जैसे लंबी दूरी की मिसाइलें, जैसे अमेरिका की AGM-158 जैसम है, अगर लिंक 16 का इंटीग्रेशन बेहतर हो जाए सभी विमानों में, और अगर उनकी हवाई सुरक्षा मतलब एयर डिफेंस और मजबूत हो जाए, तो ये F-16 वाकई युद्ध के मैदान में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये गेम चेंजर बन सकते हैं। अच्छा, तो मतलब क्षमता तो है इनमें? क्षमता बहुत है, बस उसे पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए पूरा इकोसिस्टम चाहिए। तो अगर हम इसे समेटें तो यूक्रेन ने F-16 खोए हैं, ये सच है। रूस उन्हें खास तौर पे निशाना बना रहा है, ये भी सच है। और यूक्रेन के सामने तकनीकी और ट्रेनिंग की चुनौतियां भी हैं। लेकिन साथ ही ये विमान असरदार भी साबित हुए हैं रूसी हमलों को रोकने में। और वो कब्रिस्तान वाली बात शायद थोड़ी बड़ा चढ़ाकर कही जा रही है, यही है ना? हाँ, बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरी स्थिति एक बहुत अहम सबक सिखाती है। क्या सबक? सबक ये कि किसी देश को सिर्फ आधुनिक हथियार दे देना ही काफी नहीं होता। उन हथियारों को युद्ध के मैदान में पूरी तरह से असरदार बनाने के लिए उसके पीछे बहुत कुछ चाहिए होता है। सही ट्रेनिंग, सारे सिस्टम्स का आपस में जुड़ना मतलब इंटीग्रेशन, लगातार मेंटेनेंस और एक मजबूत स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। हाँ, ये बात तो सही है। खासकर इतने मुश्किल और विवादित माहौल में जैसे यूक्रेन में है। ये दिखाता है कि हार्डवेयर देना एक बात है और असल में जमीन पर ऑपरेशनल क्षमता हासिल करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। इसमें काफी फर्क है। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह यूक्रेन F-16 के साथ तकनीकी इंटीग्रेशन और ट्रेनिंग की चुनौतियों का सामना कर रहा है, भविष्य में जब पश्चिमी देश अपने किसी सहयोगी को ऐसे ही एडवांस्ड हथियार देंगे, तो वो यूक्रेन के अनुभव से क्या सीख ले सकते हैं ताकि उन हथियारों का असर जमीनी हकीकत पर ज्यादा से ज्यादा हो सके। सोचिएगा जरूर।